हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र, एक ऐसा शो जो आपको लेकर जाता है स्टार्टअप दुनिया की इकोसिस्टम में, वहां की चुनौतियों संभावनाओं के बारे में बताने के लिए। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से इंस्पायर करें और आपको ऐसी छान कर जानकारी पहुंचाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो आपके काम आ सके, खासतौर पे उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के काम आ सके जो अपना कोई सपना संजोए बैठे हैं, जो अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं। आज के शो में भी बहुत कुछ खास है, लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते स्टार्टअप जगत से कौन सी अहम खबरें आई, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले खबर आई स्पेस जगत से। जी हां, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस ने भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन फंड का ऐलान किया है। इस फंड का इस्तेमाल भारत सरकार जो है वो उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में करना चाहती है जो अभी अर्ली स्टेज में हैं और स्टार्टअप की दुनिया में बड़ा मुकाम कमाना चाहते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर उबर से जुड़ी हुई है। उबर ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से कमीशन न लेने का ऐलान किया है। इसकी बजाय वो प्रोत्साहन देगी सब्सक्रिप्शन मॉडल को बढ़ावा देने में। जी हां, यानी कि अब ड्राइवरों को, खासतौर पे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को अब कमीशन नहीं देना होगा उबर को, उन्हें सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस अदा करनी होगी। भारत के ई एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ई प्लेन ने एक बड़ी डील की है और यह डील 8700 करोड़ की है। जी हां, इसके जरिए 788 एयर एम्बुलेंस की सर्विस प्रदान करने की बात की गई है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने एक खास पहल के तहत इस करार को मुकम्मल किया है और आपको बता दें कंपनी आईसीएटीटी को यह एयरक्राफ्ट सप्लाई करेगी। रैपिडो महिलाओं के लिए पिंक बाइक्स लॉन्च करने जा रही है और इस पिंक बाइक्स का मकसद यह होगा कि ज्यादा ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिले और यह सुविधा महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। जी हां, पिंक बाइक्स महिला ड्राइवरों से लैस होगी और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेंगलुरु में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है और कोशिश यही है कि इसके जरिए शुरुआती दौर में 25,000 नौकरियां क्रिएट होंगी। ऑफिस शेयरिंग स्टार्टअप सॉल्यूशन देने वाली कंपनी ऑफिस सॉल्यूशन एक बड़ी तैयारी में है और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपना बड़ा विस्तार करने जा रही है। आपको बता दें दिसंबर से लेके अब तक इसने 29% की ग्रोथ अपने इस विस्तार से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखी है और अब कंपनी की योजना इसे और बड़े पैमाने पर आगे ले जाने की है। चलिए, ये थी स्टार्टअप जगत की अहम खबरें और अब बढ़ते हैं एक और अहम खबर के साथ। लिशियस जो भारत में ऑनलाइन मीट और सी फूड बेचने में अग्रणी कंपनी है, इसकी आईपीओ लाने की तैयारी है। क्या है कंपनी की योजना, बता रही हैं सुमिता करीज। मीट और सी फूड का जो ऑनलाइन सेलर स्टार्टअप है लिशियस जिसका नाम है, वो लिस्टिंग की तैयारी में है। आपने देखा होगा कि आईपीओ मार्केट जो है 2024 में काफ़ी एक ब्लॉकबस्टर हिट मार्केट रहा है। तो लिशियस जो है वो उस मार्केट को कैपिटलाइज करना चाहता है और सोर्सेज के अकॉर्डिंग लिशियस प्लान कर रहा है अपने आप को लिस्ट करना इन 2026। डीएचआरपी फाइल करेगा वो और सेकेंड हाफ में लिस्टिंग के प्लान्स हैं कंपनी के। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि लिस्टिंग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी प्लान कर रहा है इस साल के अगस्त के महीने तक, जब वो एम कर रहे हैं कि उनका ऐप बिजनेस भी तब तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और वैल्यूएशन कितना चाह रहा है लिशियस? सोर्सेज बता रहे हैं कि 2023 में लिशियस का जो वैल्यूएशन था वो उनके फंडिंग राउंड के बाद $1.5 बिलियन था और अब वो एक 2 बिलियन तक का जो वैल्यूएशन है वो टारगेट कर रहा है। लिशियस 2015 में शुरू हुआ, ये जो है अपने मीट और सी फूड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इनका स्पाइस का भी स्पाइस मिक्स स्प्रेड्स भी बेचते हैं, रेडी टू ईट आइटम्स भी बेचते हैं। उसके अलावा जो लिशियस है वो 20 सिटीज़ में प्रेजेंट है और सोर्सेज की माने तो ये जो आईपीओ के बाद ये जो उनसे रेज होगा फंड्स, उसको यूज़ करेंगे अपने आप को इंडिया के बाकी सिटीज़ में एक्सपैंड करने के लिए। लिशियस अभी 20 सिटीज़ में प्रेजेंट है, तो अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर ध्यान देगी कंपनी। हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रतीक गुप्ता जो कि सीईओ हैं प्लग से और बहुत ही अलग तरीके से ये स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है। तो हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा प्रतीक के पास चलते हैं। प्रतीक, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमें बताइए कि कोई भी जो स्टार्टअप होता है एक आइडिया होता है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब तक की यात्रा कैसी रही है?
तो प्लग की शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग जब फर्स्टली तो हम खुद ही एक कंज्यूमर थे, हम कस्टमर हैं फॉर ये जो भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम घर में कंज्यूम करते हैं, वहाँ से शुरू हुई कि हमें बच्चे हैं एंड मेरे आसपास नेबर्स हैं, वो सबको प्रॉब्लम था कि क्वालिटी नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, कहीं से भी लेते हैं कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से वो आ रहा है, ऑथेंटिक जगह पे ग्रो हो रहा है, सही सही केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें, फर्टिलाइजर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, उसका फ्रेशनेस कैसा है। ये सब चीज़ों से जब हमने समझा तो हमने फिर इसको प्रोफेशनल रिसर्च में कन्वर्ट किया एंड हमने समझा कि ये प्रॉब्लम हमारी नहीं, ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स की है। एंड फिर हमें समझ आया कि इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। वहाँ से हमने प्लग का ब्रांड जो है शुरू किया। हमने फार्मर्स से कोलैबोरेट करना शुरू किया एंड वहाँ से हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन सेटअप किया एंड हमें ये एक्सपीरियंस हुआ इसमें कि कस्टमर्स को ये बहुत पसंद आने लग गया हमारा पूरा जो हमने इनोवेशंस किए, ट्रेसेबिलिटी, ओजोन वॉश। इसके अंदर ये था कि आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करके जो अपना फार्म है, फार्म कहाँ पे है, हार्वेस्ट कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे थे। प्लस जो ओजोन वॉश फैसिलिटी है उसमें 99% जर्म्स किल होते हैं, ये हमारा लैब सर्टिफिकेशन था। उसके साथ 76% पेस्टिसाइड्स किल होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं कस्टमर्स को अपने कंजम्पशन में जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसमें दिखे। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते गए। हमने कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एंटर किए, लाइक नॉट जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं जिसको हम, उसमें हमने आए कि डिप्स एंड सूप, स्मूदीज। आज हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट रेंजेस में हैं एंड एक एक कंज्यूमर जो फ्रेश कंज्यूम करता है, हम बेसिकली हम 11 कैटेगरीज में है, 200 प्लस प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। जो कस्टमर अपने घर पे डे टू डे कंज्यूम करता है, उस चीज़ में हमने उनकी हेल्प की। नॉट ना सिर्फ कि उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना, बट हम उनको वो सारी चीज़ें जो घर में डेली कंज्यूम करना चाहते हैं फ्रेश, उसकी तरफ उनको ले जा पा रहे हैं। वो अवॉइड कर सकते हैं कि बाहर का खाना खाएं, पैकेज्ड फूड खाएं। वो अगर प्लग से लेते हैं तो सामान फ्रेश होगा, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होगा एंड ये हमारा सबसे बड़ा प्रोपोजिशन है कंज्यूमर्स के लिए। जी, बहुत बेहतर प्रतीक। और चलिए, अब चूंकि आपको अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है, और इस तजुर्बे के आधार पे बताइए कि भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो फिलहाल किस तरह का है। हाँ, मैं अब 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और स्टार्टअप्स में हूँ। सो मेरा मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है। अगर हम लोग जर्नी देखें 2008 से, जब हमारे स्टार्ट हुए थे ई कॉमर्स कंपनीज एंड बहुत लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब शुरू हुए थे। फिर 2015 में हम आए तो ओयो, स्विगी ऐसे फूड डिलीवरी आए। आज एक ऐसा समय है जब मतलब 2-4 नहीं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टार्टअप्स बिल्ड हो पा रहे हैं जिनका पोटेंशियल $1 बिलियन बिजनेस क्रिएट करने का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज इंडिया में 2-3 बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक ट्रेंड ये है कि जिसमें इंटरनेट सभी के पास आ गया। सभी उस इंटरनेट को यूज़ करके अवेयर होते जा रहे हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ाते जा रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि अपना ख्याल रखना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, ट्रैवल करना है, हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है। ये एक लिमिटेड ट्रेंड नहीं रहा है, ये सभी के पास ये नॉलेज है, ये सभी के पास ये एफर्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग लोग प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स इसकी तरफ अपने ग्रो कर पा रहे हैं और ये छोटा सेगमेंट नहीं है। पहले ये 5-10 मिलियन ऑडियंस में रहा होगा, अभी लाइक 100-200 मिलियन, ऑलमोस्ट लाइक पेइंग कैपेसिटी के करने के बाद 20-30% ऑफ द सेगमेंट जो इंडिया में है वो ये सब में है। तो दूसरा बड़ा है कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 का एक्टिवेशन। ये ये सारा चीज जो है, अभी जो भी ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ है, एजुकेशन है, ये सारा टीयर 2, टीयर 3 में आ चुका है। सो आपका पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स कहिए, सर्विसेज कहिए, बहुत ज्यादा हो गया। सो एक्सपेंशन, जो इंटरनेट, हेल्थ, टीयर 2, टीयर 3, ये सारी चीजें मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा इस समय एक ऐसा
फेज चल रहा है कि अगर कोई एक राइट सर्विस बनाएगा, राइट प्रोडक्ट बनाएगा जो इन ट्रेंड्स को केटर करता है, तो वो छोटा नहीं एक बड़ा बिजनेस बन सकता है जो सोसाइटी की हेल्प करेगा और खुद भी एक बड़ा स्ट्रांग बिजनेस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रतीक, और थोड़ा आपके कारोबार को और खंगालते हैं। हमें ज़रा अपनी अब तक की यात्रा में खास तौर पे इन्वेस्टर्स जर्नी और जो बड़े माइलस्टोन कंपनी ने हासिल किए उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने शुरू किया, हमें शुरू में ही बहुत अच्छा ये सक्सेस मिला। तो सबसे बड़ा तो यही था कि हम प्लग को क्रिएट कर सके, हम कस्टमर्स तक ये पहुँच सके कि एक अच्छा प्रोडक्ट जो कोई नहीं दे सकता, वो हम आपको पहुँचा रहे हैं फ्रेश। सेकंड, इस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी ऑन आवर ओन ऐप, लाइक हम अपना एक ऐप बनाया था, उस पे थे। लेकिन अ, बहुत ही जल्दी हम हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हम अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट एंड स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे लिस्ट हो गए। सो जितने भी मार्केट प्लेस कंपनीज़ हैं, वो चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट उनके प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि हमको इमीडिएटली लार्जर ऑडियंस की तरफ हम अपने प्रोडक्ट को ले जा पाए, अपने इसको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। राइट आफ्टर दैट हमने एक फंड रेज भी किया विद एक्सपोनेंशिया वेंचर्स, विच इज जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। उससे ये हमें वैलिडेशन मिला कि हम सही कर रहे हैं और हम लोग का बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, प्रॉफिटेबल होगा, एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वैलिडेशन मिला हमें। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये आया कि हम लोगों ने ये समझा हमारे कस्टमर्स से कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रेश कैटेगरीज के अलावा हम मील किट्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे वेस्ट में मील किट्स का बहुत बड़ा एक ट्रेंड है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो ऑफिस जाते हैं, वो ट्रैफिक में होते हैं, उनको अच्छा खाना खाना है लेकिन टाइम नहीं है बनाने का, कि कौन उसको खरीदेगा, बनाएगा, कट करेगा। वो सब चीज़ें के लिए मील किट्स जैसे बिरयानी किट हुआ, बर्मीज खाउसोई किट, ऐसे 15-20 मील किट्स के हमने एक कंपनी एक्वायर किया जिसका नाम है कुक। एंड दैट वो कंपनी की वजह से हमें काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ अपने प्रोपोजिशन को इस मील किट प्रोपोजिशन के साथ कंबाइन करने का। आज हमारे कस्टमर्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा एक मील किट ले पाते हैं, जिससे उनका प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद अब एक बहुत बड़ा हमारे उसमें हमारे जर्नी में ये टर्निंग पॉइंट आया कि हमने समझा कि हमारे कस्टमर्स को खाली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मील किट्स में हम पे पूरा ट्रस्ट आया है कि जो भी प्लग कर रहा है वो सेफ है, ऑथेंटिक है, फ्रेश है। बट उनको अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उनको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्किन हेल्थ, स्ट्रेस, स्लीप, ऐसी चीज़ों के साथ उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वहाँ पे एक न्यूट्रिशन एलिमेंट भी आ जाता है। एंड हमने एक और ब्रांड को एक्वायर किया है जिसका नाम है अपनरिश, जिसका पूरा फोकस न्यूट्रिशन के ऊपर है कि कैसे एक पर्सन के डाइट में राइट डाइट हो, वो राइट चीज़ें खाए, उसके साथ उनकी सारे न्यूट्रिशन, फाइबर, विटामिन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। ये सारी चीज़ें करी। एंड अब हमारे लिए एक ये सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हो गया है कि पहले हम लोग एक सिटी या 2-3 सिटीज़ में थे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में। बट आज की तारीख में हम लोग अब 6 सिटीज़ में एंटर कर चुके हैं और वेरी सून, मतलब अगले 12 महीने में हम लोग अबाउट 15 से 20 सिटीज़ के अंदर अपना बिज़नेस कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उसको पसंद कर रहे हैं। एंड हम भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और उसमें ये एक फ्रेशनेस और नो प्रिजर्वेटिव वाला जो हमने एक डायरेक्शन लिया है उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। कस्टमर्स को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें मुश्किल भी हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट को बिल्ड करना, लेके आना, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालते तो उसको कोल्ड चेन में रखना पड़ता है, उसकी शेल्फ लाइफ उतनी लंबी नहीं होती है, 1 साल की जगह 2 महीने की होती है। बट एंड ऑफ द डे आप अपने घर में जो ले रहे हो वो फ्रेश है, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये चीज़ को हम लोग रख रहे हैं और ऐसा कोई दूसरा ब्रांड भी नहीं है जो इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा रहा है। सो इस वजह से हमें ये एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अब हम 6 सिटीज़ में आ गए हैं, 200 हमारे प्रोडक्ट्स हैं एंड
हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको कस्टमर्स हमें खरीद सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को। 10 मिनट्स में कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है। ये सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं। एंड आगे भी हमारे बहुत अच्छे एग्रेसिव प्लान्स हैं, जो कि जो कि हम सोचते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें स्पेस को। बट या हमारे माइलस्टोन्स ये हैं। जी, बहुत बेहतर। और वाकई ये जर्नी सुनकर ये समझ में आता है कि किसी भी कारोबार को खड़ा करने के लिए कितनी शिद्दत लगती है, कितना समर्पण लगता है, किन किन क्षेत्र में काम करना पड़ता है और खुद को रीइन्वेंट भी लगातार करना होता है। चलिए, आगे का ग्रोथ आउटलुक हम जानना चाहें, आपके ग्रोथ प्लान्स जानना चाहें तो वो क्या होंगे? सो जो अपना फ्यूचर ग्रोथ है, उसमें हमने ये चीज़ें समझी हैं कि आज जो हम एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं, जो एक बदलाव देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फोकस है कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे सेफ चीज़ें खानी है जो मेरे बॉडी को खराब ना करें, मुझे ऐसी फ्रेश चीज़ें खानी है, इसी से मेरा लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छा रहेगा मेरा। तो ये ट्रेंड को हम लेके जा रहे हैं और हमने सोचा है कि हम 20 सिटीज में होंगे अगले 3 साल में। हम एटलीस्ट 1000 करोड़ का बिजनेस बना पाएंगे अगले 2-3 साल में। एंड ये हो पाएगा क्योंकि जिन कैटेगरीज में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो एक है, बट अगर आप लीजिए जूसेस, डिप्स, स्मूदीज, नूडल्स, सैलेड्स, मील किट्स, ये सारे ही कैटेगरीज ऐसे हैं जिसके अंदर कोई ना कोई पैकेज प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है और वो अच्छा बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अब क्योंकि कस्टमर्स का ये हेल्थ ओरिएंटेशन है, एंड वो ऐसे पैकेज प्रोडक्ट्स को छोड़ के फ्रेश प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ पे वो ऑलरेडी उनको घर में या तो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि कोई अपने घर में जूस बनाता है या फिर कोई चटनी बनाता है या फिर जो भी मील बनाता है, वो उन्हीं हम कस्टमर्स को एक ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि जो डेली उनके काम है। सो हमारे लिए जो मार्केट का साइज है वो ऐसा है कि हमारा प्रोडक्ट हर घर में है और एवरी डे है। सो इसकी वजह से मार्केट साइज बहुत बड़ा है। जैसे और कैटेगरीज हैं, मिल्क है, जो भी कैटेगरीज में ये चीज आ जाती है कि हर कस्टमर उसको एवरी डे कंज्यूम कर रहा है, वहां पे मार्केट साइज का बहुत ज्यादा फायदा है। सो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली ये इन्फ्लुएंस करने की, कि पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की, कि आप राइट खाइए, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए इस तरह से, जस्ट अपना खाने का तरीका बदल के। एंड वो चीज के ऊपर हम लोग बैंक कर रहे हैं कि हम बेनिफिट भी करेंगे सोसाइटी को और हमारा जो बिजनेस है वो भी इस वजह से बहुत बड़ा होगा आने वाले 2-3 सालों में। प्रतीक, मेरा आखिरी सवाल, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो क्या होगा? क्योंकि कोई भी आइडिया किसी भी यंग माइंड को एक्साइट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। हाँ, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मेरा मतलब हम लोग एडवाइस बहुत सारी दे सकते हैं, बट मैं कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूँगा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके माइंड में बहुत आइडियाज आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगे कि आज हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं और वो भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अराउंड वो कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे और उनको ये चीज़ें बहुत आकर्षित करेंगी कि हम ये करने लग जाते हैं। तो मेरा सजेशन होगा, क्योंकि आज आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को एक खाली एक एक्साइटमेंट समझ के ना करें। वो इस चीज़ को एक पर्पस और एक थॉट थ्रू, एक सोचा समझा प्लान बना के इसकी तरफ जाएं हमेशा। उसके लिए उनको सबसे पहले वो आइडिया सोचना होगा, वो प्रॉब्लम सोचना होगा, उसके अराउंड क्या सॉल्यूशन सोच रहे हैं वो सोचना होगा। ये भी सोचना होगा कि उसका जो डिटेल है, जो कंज्यूमर से बात करना, जो भी मैन्युफैक्चरर अगर उसके लिए है उनसे बात करना, जो भी पार्टनर्स लगेंगे बहुत सारे लोगों से, जो जो इसमें कुछ पुराने कोई कंपनीज हैं जो ये कोशिश करके फेल हो गए, उनसे बात करना। बहुत लोगों से बात करके, प्लानिंग करके, कुछ हफ्ते या महीने इस चीज में स्पेंड करके उनको इस चीज की तरफ जाना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि अपना पर्सनल सिचुएशन कैसा है, कि अगर हमें आज इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किस तरह का फंड लगेगा, क्या वो हम अपने खुद के फंड्स उसमें यूज करेंगे
क्या हम रेज करेंगे, अगर ये सब जो हम सोच रहे हैं वो वैसा नहीं हुआ तो उसके बाद हम कैसा क्या करेंगे। ठीक है, अगर हम उसको हम ओपन भी रख रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना कि सिचुएशन बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत अच्छी नहीं भी हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें उनके फ्यूचर सक्सेस, उनका मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना चीज़ को थोड़ा-सा पेशेंटली एक बार प्लान करें और फिर उसमें पूरी जान से जंप इन करें। अगर रिस्क लें पूरा, फेल हो जाएँ तो उसको पहले से सोचा-समझा एक फेलियर है कि पता था फेल हो सकते हैं, तो उसके उससे ज़्यादा परेशान ना हों, आगे कोशिश करें, नई कोशिश करें। मेरा यही एडवाइस होगा कि इस चीज़ को पकड़ के चलें, अब हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। शुक्रिया करेंगे प्रतीक इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद है कि आपको तमाम जानकारियां और खास मेहमान से बातचीत पसंद आई हो। कोई सुझाव हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ये शो जब हम अपलोड करेंगे तो आप दे सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।